भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है। जिताऊ प्रत्याशियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। सांसदों के कार्य, जातिगत समीकरण और क्षेत्रीयता को ध्यान में रखकर टिकट दिया जाएगा। वाराणसी से जयशंकर तिवारी की रिपोर्ट। की जो क्षेत्र है वो मैनपुरी, करहल, आगरा सब लगा हुआ है। आप बाई इलेक्शन में भी एक बार अखिलेश यादव के परिवार से लड़ चुके हैं, तो क्या उम्मीद हम ये जता के चलें कि एक बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिले, या फिर आप अपनी सीट से ही नहीं रिटेन देखिए, करेंगे? मैं आगरा से सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद, जी क्योंकि आगरा आप समझ रहे हैं जी जी कि किसका बाहुल्य है। जी जी। मुस्लिम मुगल्स रहे हैं तो हम्म, मुस्लिम बाहुल्य, हम्म, और भी बाहुल्य मायावती जी का बड़ा प्रभाव वहाँ रहा। हम्म, इसमें देहात में एक विधानसभा दो हैं, वो यादव बाहुल्य हैं। हम्म, इसके बावजूद 2.5 लाख का मार्जिन रहा था, वो मोदी जी के लोकप्रियता से हम्म, और हमारे कार्यकर्ता और जनता की वजह से। तो फिर मैं 5 साल लगातार अपने क्षेत्र में रहा हूँ। हम्म, बल्कि मैं आपको एक नई बात बताऊं कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रात 1 बजे से पहले कभी अपने घर नहीं आता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ क्षेत्र में सभी सार्वजनिक सामाजिक समारोह में रहूँ। लेकिन चुनाव आएगा तो 10 बजे प्रचार बंद करना होगा। हम्म, तो ये चुनाव के दिन आचार संहिता से मेरे लाइफ के सबसे कम काम करने वाले दिन होते हैं। हम्म, बाकी के समय मैं अपने अनुसार फ्री हूँ, हम्म, तो उसमें कोई बंदिश नहीं होती है, कोई बाजार नहीं है कि 10 बजे बंद करना पड़ेगा। तो शादियाँ रात भर होती हैं, भागवतों के भंडारे होते हैं, कथाओं के भंडारे होते हैं, मैरिज एनिवर्सरीज होती हैं, बर्थडेज होते हैं। और हमारे जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है रात 9 बजे से ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि भीड़ 9 बजे के बाद नहीं हो सकती है। लास्ट आप 10 बजे कोई सार्वजनिक सभा कर सकते हैं, लेकिन जो मैं 1 बजे 2 बजे तक करता हूँ वो सामाजिक समारोह करता हूँ। तो जो फौजें शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने बच्चे की तरह अपनी आगरा लोकसभा को पाला है। मैं प्रतिदिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। मैं दिल्ली से रोज़ वापस आ जाता हूँ। माने रोज़ जाऊँगा ही क्यों, सदन चलते हुए जाऊँगा तो भी मैं वापस आता हूँ। तो स्वाभाविक बात है कि मेरी प्रथम वरीयता अपनी वो लोकसभा है, या वहाँ लोकप्रियता हो जाए। तो आदमी सोचता है कि मुझे दाएं बाएं, ज़्यादातर लोग कहते हैं साहब हमको और कहीं लड़ा दें। मैं हमेशा, ये मेरा 6 बार मैं चुनाव जीत चुका हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो अपनी सीट है वो इसलिए कि वहाँ काम करना पड़ता है। जो लोग काम नहीं करते हैं या एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, वो शायद सोच सकते हैं दाएं बाएं के बारे में। और बाकी जब हाईकमान ने, अखिलेश यादव ने 403 सीट में सबसे अच्छी सीट चुनी, क्योंकि वो हाईकमान है, पिक एंड चूज की उन्होंने, तो हमारे हाईकमान ने हमको लड़ाया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। फिर हम पूरे हिम्मत के साथ चुनाव लड़े। और जिस अखिलेश यादव ने कहा था कि वो एक भी दिन नहीं आएंगे, तो मैंने कहा था कई बार आना पड़ेगा। तो आए। फिर उन्होंने कहा था मेरे घर का कोई वोट नहीं मांगेगा, तो उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भी आना पड़ा। बाकी डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव और राम गोपाल यादव जी तो लगातार रहे वहाँ पे, एक सेकंड के लिए वो नहीं छोड़ा। तो मैं अगर वहाँ से कहीं भी है तो भी हम प्रचार करने जाएंगे। आसपास अपनी सीट पर चुनाव लड़ते हुए भी अपने साथियों के लिए प्रचार करने जाएंगे। अगर मौका मिला तो दोबारा आप भी लड़ेंगे, क्योंकि अगर दिल्ली के सत्ता पे प्रश्न काबिज होने का प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर उत्तर प्रदेश से ही मिलता है। अगर आपको दोबारा मौका दिया तो आप। कभी भी हाईकमान अगर आप पर दांव लगाना चाहती है तो फिर छाती अड़ा के लड़ना चाहिए, कभी पीठ दिखाने का काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी ने के भी एक विधायक कर्नाटका में की, हिमाचल में सबने देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, तो हाँ, इसको। कर्नाटका का एक केस है केवल, वहाँ सत्ता हम्म, की वजह से कुछ उनने अपना भोज देखा होगा। लेकिन इस समय राजनीतिक गलियारे में 3 शब्द तैर रहे हैं: भय, भगदड़ और भ्रम। हम्म, तो विपक्ष सोच रहा है कि भय ये है हम जीतें ना जीतें, भगदड़ मचती है, और भ्रम की स्थिति है कि इंडी में क्या होगा, कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बल्कि एक नेवी में एक परंपरा है कि यदि पानी का जहाज डूबता है तो कप्तान नहीं भागता। इलाहाबाद के पंडित मुल्ला ने खुखरी में अपनी जान दी थी, चाहते तो वो अपने को रेस्क्यू कर सकते थे। लेकिन कई लोग प्रधानमंत्री के दावेदार होते थे, वो लोग अपने अपने जहाज़ से भाग करके एनडीए में आ रहे हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा कर बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक नया एंगल भी दे रहा हूँ। जैसे मैं विपक्ष में यद होता इस समय, तो इसलिए नहीं आता
कि मेरे को जीतना है, बल्कि इसलिए आना कि जब नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प ले लिया है कि इस देश को 2047 की आज़ादी के 100 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाना है, सुपर पावर बनाना है, नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो फिर एक आम भारतीय और हिंदुस्तानी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इसमें अपनी एक आहुति दें। तो चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था, यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय हो जाएगा जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही मोदी जी के रास्ते में अश्वमेध यज्ञ में बीच बीच में इस प्रकार से कीलें डाल करके रोकने का असफल प्रयास किया जा रहा है। और जब ये नेतृत्वहीन, सिद्धांतहीन, नीतिहीन गठबंधन होते हैं, ऐसे विवाह अपनी हनीमून से पहले तलाक पा जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि टिकट के आप आम आदमी पार्टी ने कहा हम पंजाब में नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा दिल्ली में हम नहीं देंगे, तो ये देंगे। इस प्रकार से बातें हो रही हैं और मुश्किल में ये 2 लड़के साथ में आए हैं और ये अभिनव प्रयोग अब दोबारा नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक बार जब पहली बार आए थे तो लोग घबराए थे। तो इनके पहली बार आने से यूपी में केवल 49 विधायक समाजवादी पार्टी के आए थे। तो अब तो दोबारा कोई फिल्म एक बार पिट जाए तो फिर 5 साल बाद या 7 साल बाद दोबारा आने पर वो फिल्म दोबारा नहीं चलती है। अच्छा, एक आखिरी ठीक रोलिंग सर, कल टिकटों को लेकर एक सीसी केंद्रीय सीसी की बैठक रही, मैराथन बैठक चली, क्या कुछ अंदाजा लगा, क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी होने वाले हैं देश में आम चुनाव के लिए? हाईकमान का ये अधिकार है, ये प्रिविलेज है उनका, विशेषाधिकार है, किसको टिकट दें अथवा ना दें। लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से टिकट मिलती है। क्षेत्रीय दलों में एक ही आदमी तय करता है कि देनी है अथवा नहीं देनी है। तो पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो चुनाव समिति है वो बैठी 5 साल के क्रियाकलाप के अनुसार, विकास के अनुसार, सांसदों की परफॉर्मेंस के अनुसार, क्षेत्र का बैलेंस, जात का बैलेंस, ये सब करते हुए जूनियरिटी का, सीनियरिटी का, इस सब चीज़ों को देखते हुए हाईकमान जो निर्णय लेगा। और निश्चित बात है कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस बार 370 पार बीजेपी और 400 पार एनडीए, तो स्वाभाविक बात है इस बात जिताऊ कैंडिडेट पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा। सर, लिखित जवाब दिया है, तो ये कितना प्रभाव छोड़ेगी? क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि जब जब बीजेपी को डर सताती है, इस तरह की कार्रवाई करती है एजेंसियों का दुरुपयोग करके। ईडी है, सीबीआई है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का संवैधानिक संस्थाओं में पूर्ण विश्वास है और वो अपने हिसाब से चलती हैं। जिन जिन के घर ईडी गई है या सीबीआई गई है, मेरा उनसे केवल हाथ जोड़ के एक निवेदन, रात में सोने से पहले अपने आप से पूछना कि क्या हमारी आर्थिक स्थिति वही है जब हमने राजनीति शुरू की थी? क्या हमारे पास अब उतने ही प्लॉट हैं? क्या सोना चांदी हीरे जवाहरात उतने ही हैं जो हमारे पिताजी ने हमें दिए थे या ग्रैंडफादर ने दिए थे? फिर जवाब आए नहीं, ऐसा नहीं है, हम पे आजकल बहुत संपत्ति है। तो फिर ईडी आ रही है, तो उसको राजनीतिक रंग ना दें। कि आप अखिलेश से लोहा लेने के लिए तैयार है अगर करहल मैनपुरी से आपको प्रत्याशी घोषित देश की जनता, क्षेत्र की जनता, मोदी जी का हाथ जब पीठ पर होता है, इसको ब्रेकिंग न्यूज ना बनाइएगा, ठीक है ना? इसको ये ना कहिएगा कि मैं तो, लेकिन जब मोदी जी का हाथ पीठ पर होता है ना, तो जिसका नाम लिया ना वो बहुत छोटे लोग हैं, हिमालय से भी टक्कर ले सकता है फिर हम, जब मोदी जी का हाथ हमारी पीठ पर और आशीर्वाद है तो।